नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15 जनवरी के दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक जांबाज को उन्होंने कहा कि मैं नमन करता हूं। मां भारती की रक्षा में जुटे हर वीर वीरांगना को बधाई देता हूं। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। 15 जनवरी के दिन को आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक जाबाज को मैं नमन करता हूं। मां भारती की रक्षा में जुटे हर वीर वीरांगना को मैं आज के दिन बधाई देता हूं। साथ ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम सागर के विजन के साथ आगे बढ़े। जब भारत के सामने G20 की प्रेसिडेंसी संभालने का दायित्व आया तो दुनिया को हमने मंत्र दिया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब दुनिया कोरोना से लड़ते हुए पस्त पड़ रही थी तब भारत ने विजन दिया वन अर्थ, वन हेल्थ। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर चलते हैं। आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशीर की ऐतिहासिक कमीशनिंग न केवल भारतीय नौसेना का बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का भी प्रमाण है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशीर यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। साथियों,
वैसे तो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दृष्टि से यह रीजन महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम यह कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। साथ ही यहां ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म आदि इलीगल एक्टिविटीज का प्रयास होता रहता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत पुराने समय से ही रहा है। चाहे हम 2000 ईयर्स पहले के रोम के साथ ट्रेड की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार की बात करें। मलक्का स्टेट से मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका के समुद्री तट का यह क्षेत्र हमारे लिए डायरेक्ट इंटरेस्ट का क्षेत्र सदैव से रहा है। आज भी वॉल्यूम के अनुसार भारत के ट्रेड का 95% हिस्सा इसी रीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इंडियन ओशन रीजन में एक सशक्त इंडियन नेवी की प्रेजेंस हमारे लिए स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी यह प्रायोरिटी हो जाती है। आज हो रही 3 बड़े और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स की कमीशनिंग हमारे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है। दिल्ली में कांग्रेस की ओर से नए पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी मौजूद रहे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मोहन भागवत कहते हैं कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली। हर एक भारतीय व्यक्ति का अपमान है। ये बातें उन्होंने जो की है, हर एक भारतीय व्यक्ति का अपमान है बताया है। और अब समय आ गया, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम इस बकवास को सुनना बंद करें, क्योंकि ये लोग बीजेपी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग सोचते हैं कि वे बस चिल्लाते रहेंगे। Of a centralized understanding. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid. And he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution. राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि हम जनता की समझदारी पर भरोसा करते हैं और हमें यकीन है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को बहुमत के मार्क्स से बहुत आगे की सीटें मिलेगी। सीट का टारगेट सेट कर दिया है, आप लोग का टारगेट क्या है? नहीं, हम ज्योतिष नहीं हैं और ईवीएम मैनिपुलेशन के उस्ताद नहीं हैं। हम बिहार की जनता के विजडम पे भरोसा करते हैं और हमें यकीन है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन को मेजॉरिटी मार्क से बहुत आगे की सीटें मिलेंगी। बाकी बड़बोरा पल तो इन लोगों का हमने झारखंड में भी देखा है। तो झारखंड में खंड खंड हो गया बरबोलापन। इस तरह के बरबोलेपन के लिए जनतंत्र में, लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होती। बिहार में क्या कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र द्वारा ईडी को अधिकृत किए जाने पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि बीजेपी का पुराना तरीका है। ये सब जो कर रहे हैं वो बीजेपी का पुराना तरीका है। झूठे मामले दर्ज करना ये बीजेपी का पुराना तरीका है।
उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना बीजेपी चाहती है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। देखिए, ये देश के इतिहास में पहला ऐसा केस होगा कि आपने अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को जेल की, दोनों को नीचे ट्रायल कोर्ट से बेल हुई, सुप्रीम कोर्ट तक से बेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईडी को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया, सीबीआई के लिए ये टिप्पणी की। नीचे पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई प्रमाण नहीं है, और ये सब आपने कर लिया बिना परमिशन के। आप अब 2 साल बाद नवंबर 2022 में जो केस शुरू हुआ, उनको जेल कर दिया आपने। 2 साल बाद आप कह रहे हो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अब दे रहे हैं। कितना दुरुपयोग है देखिए। और ये सब तब जब चुनाव सर पे आ गए। तो इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है, झूठे केस लगाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो, पर जनता अब सब समझ चुकी है। आगे क्या इस मामले में आप लोग जो देखते हैं कानूनी राह या जो भी है? देखिए, वो एक बार सारे कागजात सामने होंगे तब इस पे टिप्पणी करना बेहतर होगा। पर आप इसको देखिए ना कि ये नवंबर 2022 से क्या कर रहे थे। फिर हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे थे, हमें बेल मिल गई, पता चल गया कोई प्रमाण नहीं हमारे अगेंस्ट, और उसके बाद अब सैंक्शन दे रहे हैं। कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसीज का, ये सबके सामने है। आपने कहा जवाब में कि चुनाव सर पे है, आपको लगता है कि इसे चुनाव से जुड़कर देखा जाए कि चुनाव? देखिए, इनका घिसा पिटा पैटर्न रहा है। इनके पास, इनको अपनी हार दिल्ली में डेफिनेट दिख रही है। इनके पास दिल्ली के लिए कोई 70 कैंडिडेट नहीं है, दिल्ली के लिए कोई एजेंडा नहीं है, दिल्ली का कोई चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नहीं है। एक थे जब अरविंद केजरीवाल जी ने उनको डिबेट के लिए चैलेंज कर दिया तो रमेश भिदुड़ी ने भी विड्रॉ कर दिया। अब ये बिन धूले की बारात क्या करे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा है कि आज मैंने नामांकन दाखिल कर लिया है, हम सब मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा, और निश्चित रूप से बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। जो बहुत हालत है नई दिल्ली विधानसभा की, ये पूरे भारत का दिल है, मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है प्रभु के आशीर्वाद से। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है, और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे, और यहाँ से निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जी सर, अरविंद केजरीवाल जो आपके ओपोनेंट भी हैं और जो अपने आप को सीएम कैंडिडेट भी बताते हैं आम आदमी पार्टी का, उनसे जब पूछा गया कि आप नॉमिनेशन जा रहे हैं कवर करने, क्या बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला जाको राखे से आएंगे, मार सके ना कोई, ऊपर वाला जो है बचाएगा। वो खुद जी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिल्ली के तो कोई काम किए नहीं, तो अभी वो ऊपर वाले की शरण में चले गए। दिल्ली के काम किए होते तो दिल्ली वाले से वो कहते कि आप लोग मुझे वोट दीजिए। अभी ये बात उनको भी पता है, मगर आज जो है प्रभु के आशीर्वाद से सबसे पहले मेरा नामांकन हुआ है अभी तक नई दिल्ली विधानसभा से। तो जैसे मेरा यहाँ से अपना नंबर 1 पे हुआ है नामांकन, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी नंबर 1 पे आएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा है कि इंडिया गठबंधन अखंड है। आज जो स्थिति है उसकी, आप अलग है, आप अलग है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की, उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस इसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रही। झूठ बोलते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं। देखिए, अब ये क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, हम और आप क्या बोलें, आपके यहाँ सब आर्काइव में होगा, इसलिए मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है।
सवाल दिल्ली का है। बीजेपी हारे ये हमारा मकसद है और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का है, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि नए मुख्यालय के नाम पर भी कांग्रेस पार्टी परिवारवाद कर रही है। देखिए, नए हेडक्वार्टर के नाम में भी कांग्रेस पार्टी फैमिली फर्स्ट की भावना रखती है और कैसे सिख समाज का, खास करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान करती है, इसका एक और परिचायक है। अभी खबरें आ रही है चैनलों के माध्यम से कि कुछ कर्मठ कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाया है कि जो नया हेडक्वार्टर आज उसका उद्घाटन हो रहा है कांग्रेस का, उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाए। और बात भी सही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतनी बड़ी शख्सियत है और कांग्रेस पार्टी ने तो लगातार उनके स्मृति स्मारक पर सियासत करने का काम किया है। पर जब सवाल पूछा गया कि इंदिरा जी के नाम पर क्यों, फैमिली के नाम पर क्यों, पार्टी के इतने बड़े नेता के नाम पर क्यों नहीं, तो तिरस्कार भाव से बोला गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से ज्यादा योगदान इंदिरा गांधी का है। ये कांग्रेस के कई नेताओं ने ऐसी बाइट दी है। इसका मतलब साफ है, कांग्रेस पार्टी जीते जी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपमानित करती थी। उन्होंने एनएसी बनाई, ऑर्डिनेंस फाड़ा, उन्होंने किस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास कोई फ्रीडम ना हो इसका भी इंतजाम किया। जब भारत रत्न देना चाहते थे प्रणब मुखर्जी जी उनको, तो उसके ऊपर भी बाधा डाली। और केवल मनमोहन सिंह जी नहीं, कोई भी गैर परिवारवादी कांग्रेसी हो, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो, उनके अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में परमिशन नहीं दी, उनके पार्थिव शरीर को घुसने नहीं दिया, चाहे वो आंबेडकर जी हो। आंबेडकर जी वैसे कांग्रेस में नहीं थे, परंतु आंबेडकर जी का कितना अपमान किया चुनाव हराकर, और आंबेडकर जी को भारत रत्न से वंचित रखा, सरदार पटेल को भारत रत्न से लंबे समय तक वंचित रखा, सीताराम केसरी को किस प्रकार से अपमानित किया गया। तो कांग्रेस की मूल भावना है कि केवल एक परिवार को फैमिली फर्स्ट के नजरिए से देखना और बाकी तमाम नेताओं का अपमान करना, जगदीश टाइटलर को रखना, सज्जन कुमार को रखना, पर भवन का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रख सकते। तो ये दिखाता है कि मनमोहन सिंह जी के लिए, वैसे राहुल गांधी जब पूरा देश मॉर्निंग कर रहा था वो पार्टी के लिए निकल गए थे। तो इसी से पता चलता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को केवल अपमानित करने का काम कांग्रेस का। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि मैं अपने जन्मदिन के संबंध में यह कहना चाहूंगी कि नववर्ष के पहले महीने में यानी 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस दौरान वे उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं जिन्हें प्रदेश में 4 बार रही हमारी सरकार। अपनी सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि 4 बार हमारी सरकार रही और इस कार्यकाल के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया। इस कामना के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि नव वर्ष के पहले महीने में ही, अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन, विशेषकर इसे जन कल्याणकारी दिवस, पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं। और इस दौरान उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लोगों को बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही बीएसपी की सरकार में शुरू व लागू भी किया गया है, जिनसे फिर यूपी के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों की स्थिति में काफी कुछ बदलाव भी आया है, सुधार भी आया है। और अब उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफी नकल कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति उनकी नीति व नीयत साफ नहीं होने की वजह से फिर ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रही है। बागेश्वर सिंह फाउंडेशन और टीसीएल फाउंडेशन के तत्वाधान में 4 दिवसीय कृत्रिम उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से दिव्यांग लोगों के बीच जांच के बाद उन्हें जरूरत के अनुरूप विभिन्न कृत्रिम उपकरणों का वितरण किया गया, जिसमें दिव्यांगों की मदद के लिए ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी और छड़ी सहित अनेक सामग्री का वितरण किया गया। वहीं शिविर के पहले ही दिन
लगभग 250 लोगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस दौरान एमएलसी महेश्वर सिंह ने कहा कि गरीब और असहाय लोगों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और उन्होंने कहा कि वह पूरे मनोयोग के साथ सेवा भाव से जुड़कर इस तरह की सेवा करते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे और उनके चेहरे पे खुशी साफ झलक रही थी। और मोतिहारी में कृत्रिम उपकरण वितरण शिविर का जो उद्घाटन हुआ उसमें 250 लोगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया, जिसके बाद दिव्यांगजनों के चेहरे में खुशी साफ दिख रही थी। ये महेश्वर सिंह फाउंडेशन और टीसीआई फाउंडेशन के कॉपरेशन से दिनांक 14 जनवरी से 17 जनवरी 2025 तक हम लोग जो हैंडीकैप लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके मदद के लिए ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, प्रोस्थेसिस, बैसाखी, छड़ी ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं, जैसे कटा हुआ पैर का जयपुरी फुट हुआ, केवनी के नीचे का हाथ और पोलियो के लिए कैलिपर, बैसाखी, छड़ी जांच के बाद निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जो है महेश्वर सिंह फाउंडेशन और टीसीआई फाउंडेशन के कॉपरेशन में महेश्वर सिंह हॉस्पिटल जो बड़ियारपुर NH 28 में स्थित है, वहाँ पे किया जा रहा है। 4 दिन का ये प्रोग्राम है। अगर ये अच्छा रहा सब कुछ तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर साल या साल में 2 बार अपने दिव्यांग भाई बहनों का सहायता। ये टोटल निःशुल्क है? ये पूरा निःशुल्क है, जांच के बाद पूरा निःशुल्क है। अच्छा, कितना लोगों का लक्ष्य रखा गया, कितने लोगों का लगाने का? कितना भी, मतलब जितने लोग हैं उतना भी, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, 500 लोग हो, 600 हो, 700 हो, हम लोग सबको प्रोवाइड करेंगे। कोई जांच के बाद जो सही पाया जाएगा, कोई खाली हाथ नहीं। तो जो सहयोगी संस्था है वो कहाँ की है? ये राजस्थान की है। अच्छा, यही लगवा रहे हैं आपके सहयोग? उधर पिलानी से हम भी पढ़े हुए हैं, तो पुराना जान पहचान है हमारा उनसे। तो आज कितने मरीजों को सेवा दिया जा चुका है अभी तक? अभी तक मुझे लग रहा है 100+ हो गया है और शाम तक मतलब टारगेट है 200 तक। और ये 4 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे 500-600 लोगों को हेल्प कर सकेंगे। और कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट का ही। कोई डिस्ट्रिक्ट से बाहर से भी आ रहा है, उसको भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। इसके लिए आपको जरूरी थोड़ा आधार कार्ड है, मतलब जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, और दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। बीपीएल लोगों को मतलब तरजीह दिया जा रहा है, जो गरीब लोग हैं, सही में जरूरत है जिनको, गरीब है, पिछड़े, हमको ज़्यादा हम लोग वो कर रहे हैं। या मनरेगा कार्ड हो वो भी चल जाएगा। बेतिया मुख्यालय में बेतिया पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने देश के जवानों के सम्मान के लिए उनकी समस्या के निदान के लिए सैनिक हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है। इस संबंध में बेतिया पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने बताया कि देश में जितने भी कार्यरत और रिटायर्ड सैनिक हैं, उनकी समस्याओं के निदान के लिए पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय में सैनिक हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। देखिए, पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो डीएसपी हेडक्वार्टर है, उनको सैनिक हेल्प डेस्क और उनसे जितने भी सैनिकों से जो रिटायर्ड सैनिक हैं और उनसे जो कार्यरत सैनिक हैं, उनसे संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं, उनको अपने ज़मीन के में आती हूँ या कोई आपराधिक तत्व उनको परेशान करता है, उस संबंध में एक सैनिक हेल्प डेस्क का यहाँ पे आपको स्थापना किया गया। और इसी के तहत यहाँ पे जो महिला कांस्टेबल उनको यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया गया है, कंप्यूटर प्रोवाइड किया गया है, साथ ही साथ उनको मोबाइल भी प्रोवाइड किया जाएगा और उनको एक नंबर भी दिया जाएगा। और एक सैनिक पोर्टल भी बनाया जा रहा है जिसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा अधिकतर कार्रवाई की जा रही है। तो यह एक उचित कदम उठाया गया है, क्योंकि निरंतर हम लोगों को जो सीओ हैं, जो विभिन्न आर्मी के जहाँ पे या सीआरपीएफ के जितने भी कमांडेंट्स हैं, उनके द्वारा लेटर्स, अनुरोध पत्र आते रहता है और उनकी फ़ोन कॉल्स भी हम लोग को आते रहते हैं कि जो उनके जो सैनिक हैं, उनकी परेशानी उनके घर में रहती है, उसका निराकरण उचित तरीके से करने के लिए एक डेडिकेटेड काउंटर होना बहुत आवश्यक है। और इसी के तहत इसका उद्घाटन आज यहाँ पे किया गया। सर, तीनों प्रकरण में आगे पुलिस क्या कर रही है? सर, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।